नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तड़प उठी मौत। तड़प उठी मौत, लेखक सतीश कुमार वर्मा, चित्रांकन स्टूडियो राजश्री। इधर बूढ़ा नौकर गांव के जमींदार के पास हवेली के सौदे के लिए पहुंचा। जमींदार साहब, मैं उस हवेली की बात कर रहा हूँ जिसको अंदर से देखने तक के लिए आपके दादा परदादा तरस गए थे। वही हवेली अब आपको कौड़ियों के भाव मिल सकती है। कौड़ियों की भी कुछ कीमत होती है काका, मगर इस प्रेतग्रस्त हवेली की कोई कीमत नहीं। भला उसमें रहकर मुझे मरना है क्या? आप उसे खरीद कर बेशक उसमें रहिए मत, बाद में वह हवेली मैं अच्छे दामों पर बिकवा दूंगा। भला कौन लेगा उस प्रेतग्रस्त हवेली को? यह गारंटी मैं देता हूँ जमींदार साहब, उस हवेली को अगले महीने तक मैं बिकवा दूंगा। अगले महीने तक तुम कैसे बिकवा दोगे? मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो उसे खरीद लेगा। वह अभी यहाँ नहीं है, 1 महीने बाद आएगा। और छोटा ठाकुर अरुण उसे अभी बेच रहा है। छोड़ो काका, मुझे यह सौदा नहीं करना। हुजूर, मैं तो गांव में ही हूँ। अगले महीने मैं ही अपने शहरी रिश्तेदार से पैसे लेकर आपसे इस हवेली को खरीद लूंगा। आप चाहे तो एग्रीमेंट करा ले। क्या तुम खरीदोगे उस हवेली को? हाँ जमींदार साहब, इस वक्त आप जो कीमत देंगे वही ठाकुर ले लेगा, और इतने पैसे का इंतजाम तो मैं कर ही लूंगा। आप अगर मुझ पर... ठीक है काका, चलो, पर ध्यान रखना, मैं वह हवेली तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ, वरना मुझे कोई लगाव नहीं है उस प्रेतग्रस्त हवेली से। और फिर बूढ़ा नौकर जमींदार को लेकर हवेली में पहुंचा। आइए हुजूर, आइए। बूढ़ा नौकर जमींदार को बैठक खाने में बैठाकर अरुण के पास पहुंचा। छोटे ठाकुर, जमींदार साहब आ गए हैं, मैं उन्हें बैठक खाने में बिठा आया हूँ। आइए, चलकर उनसे हवेली का सौदा कर लीजिए। मेरा इरादा बदल गया है काका। क्या मतलब छोटे ठाकुर? हाँ काका, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम जमींदार से मेरी तरफ से क्षमा मांग लो। मैं कुछ समझा नहीं छोटे ठाकुर, यह अचानक आपका इरादा बदल कैसे गया? तुम्हें मैं जल्दी ही समझा दूंगा काका, फिलहाल तुम जाकर जमींदार को विदा कर दो। लगता है तुझे भी अपनी जिंदगी से बैर हो गया है। बुझे दिल से बूढ़ा नौकर जमींदार के पास पहुंचा। माफ कीजिए जमींदार साहब, छोटे ठाकुर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वे आपसे कल बात करेंगे। अरे भाई, तुम ही जोर देकर मुझे इसे खरीदने ले आए थे। मेरा तो वैसे भी प्रेतग्रस्त हवेली खरीदने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, मैं चलता हूँ। जमींदार के जाने के बाद समझ में नहीं आया कि यह अचानक इस लड़के के दिमाग को क्या हो गया। खैर, चलकर उसी से पूछता हूँ। नौकर पुनः अरुण के पास पहुंचा। छोटे ठाकुर, अचानक आपको यह क्या हो गया? मौत से अच्छा भला छुटकारा पाते पाते फिर उसे गले लगाने की सोच ली? काका, मैंने फैसला कर लिया है कि या तो अपने खानदान की मौत के जिम्मेदार भूत को मार दूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा। बच्चों जैसी बातें आपको शोभा नहीं देती छोटे ठाकुर। किसी भूत को क्या आज तक कोई मार सका है? शायद नहीं, लेकिन काका, मुझे विश्वास है कि इस भूत को मैं मार दूंगा। तुम उस भूत को मारोगे जिसने तुम्हारे खानदान को मिटा देने की सोच रखी है? नहीं, मुझे जरा भी विश्वास नहीं। लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। यदि मैं उसे नहीं मार सका तो खुद मर जाऊंगा, पर अपने पुरखों के निवास से नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। तुम्हारे दादा और पिता की तरह तुम्हें भी समझाना फिजूल है। मेरे दादा और पिताजी हिम्मत ना हारते तो शायद वे न मरते। खैर, अब मैं मर जाऊंगा, मगर हिम्मत नहीं हारूंगा। और उधर गांव के तालाब पर शाम होने पर अरुण की ही चर्चा थी। सुना है रात को प्रेत आया था हवेली में। हाँ, वह चेतावनी दे गया है ठाकुर को, पर बेचारा... बेचारा क्या हुआ बेचारे को? होना क्या था री, मुझे लगता है जाता जाता वह फिर रुक गया है। आज रात को प्रेत उसे... शुभ शुभ बोल रानी, कल तो उसे इतना चाह रही थी, और आज क्या री? अगर लोक लाज का डर न हो तो मैं उसे अपने घर सुला लूं, पर वह ठाकुर है, जिद का अड़ियल। ठाकुर की किस्मत ही खराब लगती है री। आज मुझे भी नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आए तो रात चली जाना हवेली में। उस बेचारे को मरते मरते भी किसी का साथ तो मिल ही जाएगा। फिर उन्होंने पानी भरा और वापस चल दी। सखी, मजाक बंद करो, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे, पूरी दाल ही काली है। आज नहीं बचेगा तेरा अंग्रेज। भगवान उसकी मदद करे। हे काली माई, प्रेत से बचा ले आज उसे। उधर रात को अरुण हिम्मत करके दबे पांव
बूढ़े नौकर के कमरे के पास जा पहुंचा। अभी तो सो रहा है। फिर कुछ सोचकर अरुण एक डिब्बा लेकर तेजी से बुर्ज की सीढ़ियां चढ़ने लगा। आज कुछ करके ही रहूंगा। बुर्ज पर पहुंचकर उसने डिब्बे का तरल पदार्थ बुर्ज पर चारों तरफ बिखेर दिया। अब पता चलेगा कि भूत के यहाँ कैसे निशान पड़ते हैं। फिर वह वापस लौट पड़ा। अरुण ने अपने कमरे में पहुंचकर डिब्बी को एक अलमारी में रख दिया और उसके बाद लैंप बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। ठीक रात के 12 बजे अरुण की खिड़की पर बूढ़े रामदीन का चेहरा उभरा, लेकिन एक पल कमरे का निरीक्षण करने के बाद वह चेहरा खिड़की से गायब हो गया और इसके ठीक 20 मिनट बाद फिर वह जल्दी ही बुर्ज पर पहुंच गया। वह एक अनजाने खतरे से पूरी तरह बेखबर था। फिर वह बड़ी सावधानी से लालटेन हिलाने लगा। आज वह निराली ही पोशाक में है, लेकिन उसे जरा भी उम्मीद न थी कि 2 आंखें उसे घूर रही हैं। सचमुच हवेली में बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। फिर वह अपना काम करके तेजी से वापस लौट पड़ा और फिर हवेली में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मगर ठीक 40 मिनट बाद एकाएक हवेली में भयानक जंगली आवाज गूंज उठी। हुआ हा हा। थोड़ी देर बाद वह आवाज तो बंद हो गई, पर एक विचित्र सी आवाज हवेली से गूंज उठी, ऐसी जैसे कोई हवेली में घूम रहा हो। कुछ देर बाद हवेली की सुनसान गैलरी में एक भयानक साया प्रकट हुआ और वह साया रूपी मौत अपने शिकार को हर कमरे में तलाशने लगी। दूसरे कमरे में यहाँ भी नहीं है, लेकिन आज वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और मौत ने आखिरकार अपना शिकार ढूंढ ही लिया। ही तो आज मेरा शिकार इस कमरे में है। फिर उसने कमरे की खिड़की खोल डाली और खिड़की के रास्ते कमरे में प्रविष्ट हो गई। साया रूपी मौत सीधी पलंग के सिरहाने जाकर खड़ी हो गई। फिर मौत का हाथ पलंग पर पड़े तकिए की ओर बढ़ा। तकिए को एक हाथ से मजबूती से पकड़ने के बाद मौत का दूसरा हाथ अपने शिकार की चादर पर पड़ा और अगले ही पल हैं? मौत का शिकार मौत को धोखा दे गया था। हु धोखा। तभी हा जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ है दोस्त। हैं? मौत तेजी से आवाज की दिशा में पलटी। तभी अरुण ने टॉर्च जला दी। उफ, कितना भयानक है। और अगले ही पल मौत वापस भागी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। भड़ाक। रुक जाओ, मैं आखिरी बार कहता हूँ रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। धाएं। लेकिन मौत गैलरी में पहुंचकर एकाएक गायब हो गई। कमाल है, एक पल में वह कहाँ गायब हो गया। कोई बात नहीं, कल मैं यह खेल खत्म करके ही दम लूंगा प्रेत के बच्चे। फिर अरुण वापस अपने कमरे में पहुंचा। मेरी यह समझ में नहीं आया कि वह इतनी जल्दी गायब कहाँ हो जाता है। कहीं हवेली में कोई गुप्त रास्ता तो नहीं जिसके बारे में मुझे मालूम ना हो। अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि कल मुझे पूरे दिन मेहनत करनी होगी। वैसे भी आज रात वह मुझ पर दोबारा हमला नहीं करेगा। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा यही होगा कि मैं पलंग पर न सोकर अलग सोऊं। सुबह अरुण की आंख फिर बूढ़े नौकर के जगाने से ही खुली। छोटे ठाकुर, आप फर्श पर सो रहे हैं? मैं यहाँ फर्श पर? मुझे फर्श पर किसने लिटाया? मैं तो उफ, मेरा सिर। ओह, यानी आज रात भी वह खूनी प्रेत आया था। हाँ काका, आज भी वही सब हुआ जो कल रात को हुआ था। क्या आज रात भी वह बुर्ज पर दिखाई दिया था? हाँ, मगर आज वह मेरे पिता के भेष में था। लेकिन बुर्ज से उतरकर अचानक वह अपने असली रूप में आ गया और फिर हवेली में घूमने लगा। यह कोई नई बात नहीं है छोटे ठाकुर। और रात फिर कुंडी टूटी। मैं कमरे से बाहर गया हुआ था। छोटे ठाकुर, यह कुंडी रोज रात को टूटती है और सुबह अपने आप ठीक हो जाती है। यह देखो, आज भी छोटे ठाकुर कुंडी ठीक है। मेरी मानो तो इस हवेली के पीछे अपनी जान मत गवाओ। तुम सही कहते हो काका, मैं इस हवेली में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वह प्रेत मुझे आज नहीं तो कल जरूर मार डालेगा। यही तो मैं कहता हूँ छोटे ठाकुर, वह तुम्हारा वंश मिटाना चाहता है, मगर तुम हो कि... ठीक है काका, तुम गांव के सभी सेठों व जमींदारों से हवेली खरीदने की बात करो। जो सबसे ज्यादा दाम लगाए उसे मैं हवेली बेच दूंगा। शुक्र है तुम्हें जल्दी अकल आ गई, वरना इस खानदान का आखिरी चिराग भी... अच्छा, मैं चलता हूँ छोटे ठाकुर। काका, गांव की हर धनी से बात कर लेना, चाहे 10 मिनट ज्यादा लग जाए। आप फिक्र न करो छोटे ठाकुर, मैं सारे गांव को छान मारूंगा। बूढ़े के चले जाने के बाद अरुण ने चाय का कप नीचे रख दिया।
मैंने इसे रात वाली घटना ना बताकर झूठ बोला। यह अच्छा किया। अब यह कम से कम 3 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाला। बड़ा दरवाजा बंद करके अरुण अपने कमरे में पहुंचा। अगर खूनी प्रेत के रूप में काका ही बुर्ज पर गया होगा तो उसके पैरों के निशान मेरे कमरे में अवश्य होंगे। अगले पल, अरे ये निशान कहाँ जा रहे हैं? यह देखूं। निशान काफी दूरी पर हैं। लगता है उसका एक पैर ही पेंट पर पड़ा था। वे निशान बूढ़े नौकर के कमरे तक गए थे। मुझे मालूम था कि ये निशान बूढ़े नौकर के कमरे में जरूर जाएंगे। खैर, कमरे में तो बाद में जाऊंगा, पहले बुर्ज पर चेक कर लूं। अगले पल वह उन निशानों को देखता हुआ ऊपर चढ़ने लगा जो बुर्ज से नीचे की ओर आ रहे थे। कुछ पल बाद, यानी मेरा शक सही निकला। अब वापस बूढ़े के कमरे में चलूं। कमरे के अलावा भी यह निशान कहीं न कहीं जाने चाहिए। खैर, उन्हें बाद में देखूंगा। कमाल है, निशान यहाँ आकर खत्म हो गए हैं। बाहर जाकर एक बार फिर चेक करता हूँ। मामला अभी भी उलझा हुआ है। थोड़ी देर बाद, अरे ये निशान इस कमरे में भी जा रहे हैं। और अरुण उस कमरे में घुस गया। यह तो और आगे जा रहे हैं। अरुण उसी कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचा। किस्मत की बात है, हवेली में 40 कमरे हैं और रहने वाला मैं अकेला बचा हूँ। इस कमरे में कभी मेरे दादा आराम किया करते थे। आगे तो निशान खत्म हो गए हैं। इस मूर्ति के सामने आकर निशान खत्म हुए हैं। जरूर इसमें कोई राज है, मगर क्या? और अनजाने में सहारा लेने के लिए अरुण की कोहनी जैसे ही मूर्ति के कंधों पर टिकी, वह बाईं ओर घूम गई। अरे ओह, यानी यह मूर्ति घूमती है। जरा और घुमाकर देखूं कि क्या होता है। और अनजाने में ही अरुण हवेली के उस राज को जान गया जो उसके परदादा ही जानते थे। ओह, इसका मतलब है यह हवेली में गुप्त रास्ता है। और जब मूर्ति पूरी तरह से घूमनी बंद हो गई तो अरुण शेर के मस्तक पर उत्पन्न हुई गुफा की ओर लपका। देखना चाहिए यह कहाँ जाता है। फिर अरुण ने 1 मिनट भी देर न की और उस गुप्त रास्ते में उतर गया। अंदर लंबी सीढ़ियां थी। पता नहीं कुछ काम की बात हाथ लगेगी भी या नहीं। काश मैं अपना रिवॉल्वर और टॉर्च भी साथ ले आता। लगभग 20 मिनट तक अंधेरे में चलने के बाद, कमाल है, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति है, मगर उसने रास्ता बनाया था और यह रास्ता रोके खड़ी है। शायद यह भी घूमती हो। कोशिश करके देखता हूँ। और सचमुच मूर्ति के घूमते ही अरुण के सामने गुप्त रास्ता प्रकट होता चला गया। ओह, यह तो कोई तिलिस्मी जगह मालूम पड़ती है। अरुण सीढ़ियां चढ़कर जब एक कमरे में पहुंचा, अरे यह तो वही कमरा लगता है जिससे मैं सुरंग में घुसा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कमाल है, मेरी समझ में नहीं आया यह हुआ कैसे। हवेली के इस कमरे से एक सुरंग में घुसा और कहीं कहीं घूमकर फिर उसी कमरे में आ गया। और हैरत में डूबा अरुण कमरे की खिड़की के पास पहुंच गया। यह खिड़की हवेली के बगीचे की ओर खुलती है। जरा देखूं तो बगीचे का आजकल क्या हाल है। वर्षों से माली भी नहीं है यहाँ। और जब अरुण ने पर्दा हटाया तो वह उछल पड़ा। यह क्या, शहर जाने वाला रास्ता? इसका मतलब इस वक्त मैं अपने गांव की हवेली में नहीं हूँ, बल्कि इस वक्त मैं उस हवेली में हूँ जिसे मेरे दादा ने बनवाया था। और यह कमरा हूबहू उसी तरह बना हुआ है जैसे कि हवेली में है। कहा जाता है यह हवेली अभिशप्त है। इसके बनते ही मेरे दादा ने इसके बनवाने वाले को कुनबे सहित जलवा दिया था। उसके बाद ही हमारे खानदान पर उसके भूत का कहर शुरू हो गया था। तभी अरुण को हवेली के किसी हिस्से से आहट सी आती सुनाई दी। ओह, यह आवाज कैसी? हवेली में जरूर कोई है, मगर इस भूता हवेली में कौन होगा? अरुण दरवाजा खोलकर गैलरी में आ गया। आहट इधर से आई थी। तभी आहट फिर उभरी। इसका मतलब है आवाज यहाँ से आई है। इस कमरे में कोई है। दरवाजा खोलते खोलते सहसा अरुण के मस्तिष्क में एक विचार उभरा। नहीं, मुझे इस तरह दरवाजा खोलकर अंदर नहीं जाना चाहिए। अंदर खतरा भी हो सकता है। और कुछ सोचकर अरुण की होल से आंख सटाकर अंदर देखने लगा। ओह, मेरा शक सही निकला। मैं सही जगह पर आया हूँ। काश मैं इसका चेहरा देख सकता। एकाएक वह आदमी कुर्सी से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उफ, यह तो वही है। मुझे इसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाना चाहिए। और अरुण वहां से सीधा मूर्ति वाले कमरे में पहुंचा। काश आज इस समय मेरे पास रिवॉल्वर होता तो मैं वर्षों से चली आ रही इस भूत लीला का अंत कर देता। और अरुण वापस शेर रूपी उसी सुरंग में प्रविष्ट हो गया।
फिर 20 मिनट बाद वह अपनी गांव वाली हवेली में था। एक बहुत बड़े रहस्य से अब मैं परिचित हो चुका हूँ, अतः मैं आज रात ही इस खेल का फैसला कर दूंगा। अरुण ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बड़ा फाटक खोलकर अपने कमरे में जाकर आराम से लेट गया। कुछ देर बाद बूढ़ा नौकर उसके पास पहुंचा। छोटे ठाकुर, गांव के 5 आदमी आपकी हवेली को खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। 5 बाहर बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। काका, तुम्हारे हिसाब से फिलहाल यह हवेली कितने की होगी? छोटे ठाकुर, हवेली तो 50 लाख से भी ज्यादा की होगी, मगर इस वक्त यह 2-3 में ही बिक जाए तो भी गनीमत समझिए। चलो काका, तुम्हारी बात मान लेते हैं। उन 5 से कह दो हमने 4 लाख लगाए हैं। जो इससे ऊपर दे वह कल पैसे ले आए और कब्जा ले ले। 4 लाख? इतना पैसा भला कौन देगा ठाकुर? जरा सोचिए, अब यह हवेली भूता है, इसमें कोई नहीं रह सकता। तो तुम क्या समझते हो, मैं 50 लाख की हवेली 50 रुपए में दे दूं? उनसे वही कहो जो मैंने कहा है। ठीक है छोटे ठाकुर, मैं उनसे कह देता हूँ। आपने तो इस हवेली में रहकर मरने की ठान ली है। मैं आज ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ। रुको काका, मैं भी आज की रात ही इस हवेली में और रुकूंगा, इसलिए तुम भी कम से कम आज की रात तो हवेली में रुक ही जाओ। मुझे आपकी बात का विश्वास नहीं है छोटे ठाकुर। एकाएक अरुण बूढ़े नौकर की ओर पलटा। काका, सच तो यह है कि मैंने यह हवेली बेच दी है, लेकिन किसे, कब और कितने में बेची है यह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम बाहर बैठे आदमियों को वही कहो जो मैंने कहा है। इतना अधिक दाम सुनकर वे स्वयं ही यहाँ से चले जाएंगे। लगता है छोटे ठाकुर का दिमाग फिर गया है, लेकिन कहीं इसने सचमुच ही तो हवेली नहीं बेच दी है। बूढ़ा हवेली के खरीदारों के पास पहुंचा। मुझे खेद है, छोटे ठाकुर यह हवेली मरते दम तक नहीं बेचेंगे। कृपया आप लोग जाइए, खामखा बेवकूफ बनाते रहते हो। चलो मित्रों। और सब वहां से लौट गए। बूढ़ा नौकर उलझन में भरा वापस अरुण के कमरे में पहुंचा। बताओ ना छोटे ठाकुर, आपने हवेली किसे, कब और कितने की बेची है? यह मैं बाद में बताऊंगा काका, पहले तुम मेरे शहर जाने का प्रबंध करो। प्रबंध क्या होगा ठाकुर? इस समय सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही सवारी के लिए मिल सकती है। ठीक है, उसी का इंतजाम करो। आप तैयार हो जाइए, मैं घोड़ा गाड़ी अभी ले आता हूँ। मैंने तो अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है, अब तो तुम अपने आखिरी सफर की तैयारी करो काका। थोड़ी देर बाद बूढ़ा उसी घोड़ा गाड़ी को ले आया जिसमें बैठकर अरुण गांव आया था। तुम चिंता मत करना काका, मैं रात होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा छोटे ठाकुर। बाबा, घोड़ों को जितनी तेज दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, मुझे रात होने से पहले वापस भी आना है। छोटे ठाकुर, बाहर ही रात काट लो तो अच्छा है, इस हवेली में आपकी मौत है। अरुण ने शहर जाकर सिर्फ एक फोन किया। हेलो, मैं ठाकुर अरुण सिंह बोल रहा हूँ। फोन करके अरुण वापस गांव की ओर रवाना हो गया। छोटे ठाकुर, क्या आप गांव से इतनी दूर सिर्फ एक फोन करने आए थे? हाँ बाबा, बस मुझे इतना ही काम था। हवेली पहुंचने पर, शहर हो आए छोटे ठाकुर? हाँ काका, कुछ इंतजाम करना था, सो कराया, अपना भी और तुम्हारा भी। मेरा इंतजाम? मैं समझा नहीं। कल सब कुछ समझ जाओगे, फिलहाल कल शहर जाने की तैयारी कर लो। कैसी बातें कर रहे हो छोटे ठाकुर? मैं भला शहर जाकर क्या करूंगा? मेरा वहां कौन है? काका, अभी तो मुझे नींद आ रही है, सुबह सब कुछ बताऊंगा। शायद इसी में मेरी और तुम्हारी भलाई है। ठीक है, मैं जाता हूँ, जरूर कोई खास चक्कर है। खैर, मतलब तो तू तब समझाएगा ना, जब तू कल का सूरज देखेगा। आज की रात ही मैं तेरी हे। और जैसे ही गांव अंधेरे में डूबने लगा, शहर से 8 प्रकाश बिंदु तेजी से गांव की ओर आते दिखाई दिए। फिर उनमें से 4 दूर ही रुक गए और 4 गांव की तरफ बढ़ते रहे। खंडर नुमा हवेली के निकट पहुंचकर उन दोनों जीपों की हेडलाइट्स बुझ गई। उसके कुछ देर बाद ही हवेली के चारों ओर कुछ साए प्रकट हुए। उधर गांव वाली हवेली में भी जीपों से उतरे सायों ने हलचल मचा दी। एक साया बुर्ज पर भी चढ़ गया था। फिर खंडर नुमा हवेली और गांव वाली हवेली दोनों में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तभी एक साया हवेली की गैलरी से ठीक 12 बजे बुर्ज की तरफ बढ़ा। जैसे ही साया अपना काम कर वापस लौटा, शोर मचाने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कि कौन हो तुम? आओ! थोड़ी देर बाद हवेली में फिर हलचल हुई और भयानक आवाजों के साथ वही भयानक साया प्रकट हुआ। उस साये ने आगे कदम बढ़ाया।
अरुण के कमरे की खिड़की के सामने जाकर वह साया ठहर गया। अचानक साय के लंबे भयानक हाथों में एक लंबा पैना व चमकदार चाकू चमक उठा। ही, आज वह कुत्ता किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचेगा। हाथ में चाकू लेकर साया अरुण के कमरे में प्रविष्ट हो गया। मजबूती से चाकू संभालकर साया अरुण के पलंग की ओर बढ़ा। पलंग के पास पहुंचकर बदला 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 बदला, खून का बदला खून, हा। और अगले पल साय का हाथ तेजी से नीचे की ओर झुका। बदला। उसके बाद तो साया जैसे पागल हो उठा। वह बार बार सोए व्यक्ति पर चाकू से वार करने लगा। लेकिन अचानक साय को होश आया। हैं, इतने चाकू लगने पर भी यह चीखा नहीं। अचानक किसी विचार के आते ही साय ने बिजली की तेजी से चादर खींच ली। धोखा, फिर धोखा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, तू धोखेबाज है। चादर में खुद नहीं सोया, बल्कि मरने के डर से अपने पालतू कुत्ते को मारकर सुला दिया। फिर वह तेजी से दरवाजे की ओर लपका, मगर उसके दरवाजे की ओर बढ़ते ही, हैं, यह कौन है? ओह ठाकुर। अगले ही पल, हा, ठाकुर की औलाद, यह तूने अच्छा किया कि दरवाजा बंद कर लिया। अब तुझे मेरे हाथों से एक्शन। और अगले ही पल कमरा तेज प्रकाश से नहा उठा। पुलिस, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ प्रेत। खबरदार, जो तू अपनी जगह से हिला, मैं गोलियों से तेरा शरीर छलनी कर दूंगा। इसे गिरफ्तार कर लीजिए एसपी साहब। यही वह भूत है जिसने हमारे खानदान के हर आदमी को एक एक करके मारा है। हा, हाँ, मैंने सबका खून किया है, अब तेरा भी करूंगा। मुझे इसका खून करने दो एसपी। खामोश। ले जाओ इसे और बेड़ियों से बांधकर जीप में डाल दो। यस सर। तभी कमरे में 4 पुलिस वाले बूढ़े नौकर को पकड़कर ले आए। इसे आपने बुर्ज से ही गिरफ्तार किया है ना? जी हाँ, इसे लालटेन से इशारा करते वक्त बुर्ज से ही गिरफ्तार किया गया है। क्यों काका? मैंने कहा था ना, कल सुबह तुम्हें शहर भेजना है। अब जा रहे हो ना खुद ही शहर। तुम्हारे जीजाजी भूतनाथ भी तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं। तभी बाकी जीपें भी खंडरनुमा हवेली से गांव की हवेली में आ गई और उनमें मौजूद ऑफिसर व सिपाही भी हवेली के भीतर पहुंच गए। सर, अपराधी सुरंग से हवेली की ओर भागा था। यह रहा अपराधी। भागकर कहाँ जाता? पकड़ा गया भूतनाथ। दोनों अपराधियों को बेड़ियां पहनाकर जीप में डालने के बाद एसपी देव अरुण से हाथ मिलाते हुए बोला, बेटे, तुमने वाकई हिम्मत दिखाई, परंतु यह सब क्या चक्कर था? हम पूरी तरह नहीं समझे। एसपी अंकल, कहानी 30 साल पहले की है, जब मेरे दादा ठाकुर कीर्तन सिंह ने गांव के बाहर वह हवेली बनवानी शुरू की थी। कहकर अरुण ने सारी बात बतानी शुरू की। उस हवेली को उस समय का मशहूर कारीगर शार्की बना रहा था। उस हवेली से गांव वाली हवेली तक एक गुप्त सुरंग भी बनवाई थी मेरे दादा ने। उस सुरंग की जानकारी मेरे दादा को और उस कारीगर को ही थी। जब हवेली की सुरंग पूरी हो गई तो हवेली के सामने तालाब बनवाया जाने लगा। उस तालाब की खुदाई में कारीगर को एक संदूक मिला। जिस वक्त वह संदूक मिला, उस वक्त वहां कारीगर व मेरे दादाजी ही थे। उन दोनों को विश्वास था कि उस संदूक में हीरे मोती भरे होंगे। उसे लेकर उन दोनों में झगड़ा हो गया और मेरे दादाजी ने उसे बहलाकर पहले तो घर भेज दिया, बाद में उस कारीगर को परिवार सहित जिंदा जलवा दिया। मगर संयोग से कारीगर जलने के बाद भी बच निकला। उसने अपने साले को, जो शहर में रह रहा था, सारे हालात लिखे और उसी की मदद से उसने अपने लिए रबर के पांव बनवाए, जो कि उसके साले ने उल्टे बनवा दिए, जिनके पंजे उल्टे थे। पहले तो कारीगर को उन्हें पहनकर चलने में दिक्कत हुई, परंतु फिर आदत पड़ गई। तब से ही उस कारीगर ने हवेली और गांव में रात को बवंडर मचाने शुरू कर दिए। सभी ने कारीगर को परिवार सहित जलते देखा था, अतः वे उसे उसका भूत समझकर डरने लगे और बाद में इसने सुरंग की सहायता से यह खून करने शुरू किए। यह बूढ़ा नौकर ही इसका साला है और यही प्रेत जैसी शक्ल का वह कारीगर है। परंतु यह सब तुम्हें कैसे पता चला? कारीगर के बक्से से मिले एक पत्र से, जिसे पढ़कर यह बूढ़ा नौकर एक बार रो रहा था। और उस बक्से में मानव शरीर की हड्डियां भी थी अंकल। शाबाश बेटे, तुमने इस हवेली पर लगा दाग धो दिया है। एसपी देव ने उस संदूक को भी अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं, हमें इनका बंदोबस्त भी तो करना है। ओके, बाय बाय।
तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।